हमने जो टॉपिक्स कवर करे थे मैंने आप लोगों को उसके नोट्स भी आज भेज दिए हैं ताकि आप लोग उसको एक दफ़ा रीड आउट कर सको क्लास से पहले। एक दफ़ा हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो हमने बेसिकली जो हमारी सेकंड क्लास हुई थी कल, उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था वो था लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, और इसमें हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अपने कल की क्लास में कवर करे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में एक इन्वर्स रिलेशन एक्सप्लेन करता है, और लॉ ऑफ डिमांड साथ ही साथ ये अजम्पशन ले रहा होता है कि भाई अदर फैक्टर्स जो हैं वो आपके कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके साथ साथ हमने बात करी थी कि भाई जो डिमांड है इसको इफ़ेक्ट करने वाला फैक्टर सिर्फ प्राइस नहीं है, बल्कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इनकम, हमारा टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस, ये सारी फैक्टर्स भी हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमने बात करी कि अगर हमारी डिमांड चेंज होगी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो उसकी वजह से हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर किसी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आएगा तो उसके लिए हम चेंज इन डिमांड की टर्म यूज़ करेंगे। साथ ही साथ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ की जाएंगी वो हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की। यानी अगर प्राइस बढ़ रही है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की, और अगर प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एक्सटेंशन की। इसी तरीके से अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपकी डिमांड बढ़ रही है तो हमारे डिमांड कर्व पे इफ़ेक्ट क्या आएगा कि हमारी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा कि भाई प्राइस तो चेंज हो ही नहीं रही, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ होता है। तो अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है या कोई अदर फैक्टर चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली इंक्रीज़ या फिर राइज इन डिमांड। इसी तरीके से किसी अदर फैक्टर की वजह से अगर हमारी डिमांड कम होती है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं डिक्रीज़ या फिर फॉल इन डिमांड, और उसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जैसे कि डिमांड कर्व के दो नाम और हैं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे कर्व एंड मार्जिनल बेनिफिट कर्व। और ये नाम जो है वो किस वजह से पड़ा था, हमने उसको भी थोड़ा डिस्कस किया था कि ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप बनता है, क्योंकि आप जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं आपकी जो बेनिफिट है, जो यूटिलिटी है हर एडिशनल यूनिट के साथ वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से आप कम से कम विलिंग होते हैं उसके लिए पे करने के लिए। इसी वजह से आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप बनता है। फिर हमने बात करी थी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल समीशन करके मार्केट डिमांड कर्व तक पहुंचते हैं। देन हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड। हमने कहा कि भाई डिराइव डिमांड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड है जो कि प्रोड्यूसर्स करते हैं, और ये डिमांड डिराइव होती है फ्रॉम डायरेक्ट डिमांड। अब भाई कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ाएगा तो उस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोड्यूसर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ाएंगे, तो क्योंकि ये डिमांड किसी और डिमांड की वजह से चेंज हो रही है इस वजह से हम इसको डिराइव डिमांड कहते हैं। इसी तरीके से हमने लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस किया कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन एक्सप्लेन करता है, सेट्रस पैरेबस, और बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, जैसे कि हमने बात करी कि भाई कमोडिटी की अपनी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ जाएगा। अगर प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज़ हो जाते हैं तो क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अब आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा चीज़ को प्रोड्यूस करना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, इस वजह से आप सप्लाई कम कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, अगर कोई बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सप्लाई इंक्रीज़ होती है।
तो इसकी वजह से भी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं? जिसे हम दूसरे फॉर्म में जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स भी कह सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जुल्फ़िकार वो डिमांड को इफेक्ट करती है। एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रही होती है, वो सप्लाई का फैक्टर नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए बहुत ज़्यादा, तो जाहिर है कि क्या होगा कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और प्रोड्यूसर क्या करेगा? अगेन अपनी सप्लाई कम कर देगा। तो एक बात याद रखिएगा कि वो सारे फैक्टर्स जो कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट को बढ़ाएंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रहे होंगे, वो उसकी सप्लाई को भी कम कर देंगे। जबकि सब्सिडीज़ किसे कहते हैं? सब्सिडीज़ जो हैं वो काइंड ऑफ इंसेंटिव्स होती हैं फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देती है प्रोड्यूसर को टू इनकरेज देयर प्रोडक्शन। लेट्स सपोज गवर्नमेंट कुछ प्रोड्यूसर्स का क्या करती है? टैक्स माफ़ कर देती है, ठीक है ना। कुछ प्रोड्यूसर्स का टैक्स कम कर देती है। कुछ प्रोड्यूसर्स को जो इनपुट्स होते हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड कर रही होती है, यानी मार्केट रेट से कम रेट पे प्रोवाइड करती है, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। ये सारी सब्सिडीज़ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और इसकी सब्सिडीज़ की वजह से होता क्या है, इन इंसेंटिव्स की वजह से होता क्या है कि फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। जुल्फ़िकार मैं आप पे आ रही हूँ अभी इस बात पर। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो बेसिकली टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। एक टैक्स कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स लगता प्रोड्यूसर पर है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता प्रोड्यूसर पे, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है? उसको प्रोडक्ट की प्राइस में इनकॉर्पोरेट करके क्या कर देता है? एंड कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है ना। जैसे कि आप सेल्स टैक्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने से डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आ रहा होता है? सप्लाई पे आता है। और अभी मैंने आप लोगों को एक बात यहाँ पे कही थी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम एट अ टाइम एक फैक्टर चेंज करते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा कर रही है, तो हम इस अजम्पशन के साथ ये बात कर रहे हैं कि प्राइसेस चेंज नहीं होंगी। तो आप इस बात को इस तरीके से सोचो कि गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, यानी लेट्स सपोज इनडायरेक्ट टैक्स की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। टैरिफ का नाम सुना है आप लोगों ने? टैरिफ क्या होता है? इंपोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगा हुआ होता है। अब लेट्स सपोज इनडायरेक्ट टैक्स की एक मिसाल है टैरिफ। गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ा दिया। अब एक प्रोड्यूसर था जो बाहर से मशीन मंगवाया करता था, ठीक है ना, उसको पहले वो सस्ती पड़ती थी, अब टैरिफ लगने की वजह से वो चीज़ उसको क्या पड़ रही है? एक्सपेंसिव पड़ रही है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आया? उस पे आया कि टैरिफ बढ़ने की वजह से उसका हुआ क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। ये बात की बात है कि रियल में होता क्या है कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर क्या करते हैं? इस टैक्स को एंड कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन हम अभी ये अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि भाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगी। जब हम कोई अदर फैक्टर चेंज कर रहे होते हैं तो क्या अजम्पशन होती है हमारी कि भाई प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रही, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर प्राइस चेंज नहीं हो रही और टैक्सेस बढ़ गए हैं तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई क्या कर देगा? कम कर देगा। इसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और हमारे पास आ जाते हैं, जिनको मैं कल भी एंड में डिस्कस कर रही थी, फिर हमारी क्लास का टाइम हो गया था। जुल्फ़िकार मैं आपकी बात नहीं समझी, आप इसको ऐसा करो सेपरेट मुझसे डिस्कस कर लो। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इन प्रोडक्शन। देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझना। एक हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड की एग्जांपल पढ़ी थी कंजम्पशन के अंदर, डिमांड के अंदर। वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि वो चीज़ें जिनको हम एक साथ कंज्यूम करते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की क्या बात मतलब है, मैंने आप लोगों को इसके नोट्स भी सेंड कर दी हैं रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड इन प्रोडक्शन का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो एक साथ सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से बन के निकलती हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड इन प्रोडक्शन कहते हैं।
वो चीज़ें जो सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से बन के निकलती हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड इन प्रोडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल दी डेयरी प्रोडक्ट्स की, मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल दी बीफ एंड लेदर की। दे आर कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन। आप इनको सिंपल कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो बीफ और लेदर की एग्जांपल हमें क्या बता रही है? बीफ और लेदर की एग्जांपल हमें ये बता रही है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बीफ मिले पर लेदर ना मिले। सेम प्रोसेस से हमें ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अगर आपको कोई ऐसा आपके पास एमसीक्यू आता है जिसमें आपको पहचान नहीं हो पा रही है कि आया दे आर कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, तो एक पहचान है बड़ी, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड में जब अपने डिमांड साइड पे पढ़ा तो हमने ये बात डिस्कस करी कि जब किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे, तो साथ साथ इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर मिल्क की डिमांड कम होगी तो साथ ही साथ टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो दोनों की डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज एज्यूम करें कि प्राइस ऑफ बीफ इंक्रीज हो जाती है, अब प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? उसको किस में प्रॉफिट दिख रहा है? बीफ को सप्लाई करने में प्रॉफिट दिख रहा है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी है ना भाई, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, बीफ की प्राइस बढ़ गई है मार्केट में, जितना ज़्यादा बीफ को सप्लाई करेगा उतना प्रॉफिट होगा उसको। अब जैसे ही सप्लायर बीफ की सप्लाई बढ़ाएगा, जैसे ही सप्लायर बीफ की सप्लाई बढ़ाएगा, क्या लेदर की सप्लाई नहीं बढ़ेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि बीफ मिले पर लेदर ना मिले? भाई गाय काटोगे तो बीफ के साथ लेदर भी मिलेगा ना, मतलब ठीक है ना। तो जैसे ही आपकी बीफ की सप्लाई बढ़ी, मार्केट में सप्लाई फॉर लेदर भी इंक्रीज हो गया। यहाँ मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर एक बात सोच रहे होते हैं, और हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारे सोच रहे हो कि मिस प्राइस बढ़ गई है, सप्लायर ज़्यादा सप्लाई कर रहा है पर डिमांड, बायर तो कम डिमांड करेगा ना, तो सप्लायर किसके लिए सप्लाई कर रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स, मल्टीपल, मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है कि सामने से ये क्वेश्चन लाजमी आता है कि मिस सप्लाई तो बढ़ेगी पर प्राइस बढ़ रही है तो बायर तो कम डिमांड करेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम डिमांड और सप्लाई को सेपरेट डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमने उसको बिल्कुल सेपरेट सोचना है। जब हम उनको कंबाइन करेंगे ना, जब हम डिमांड सप्लाई को एक साथ मार्केट के बारे में बात करेंगे तो फिर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि अगर बीफ की प्राइस बढ़ गई है और सप्लायर ने बीफ की सप्लाई बढ़ा दी जबकि डिमांड इतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो फिर क्या होगा मार्केट के अंदर? इस टाइम पर आपने बायर के बारे में सोच के परेशान नहीं होना, इस बारे में जस्ट आप सप्लायर का बिहेवियर देखो। तो यहाँ पे मैंने जो बात लिखी है उसको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सप्लाई सेम डायरेक्शन में मूव करती है। अगर बीफ की सप्लाई बढ़ेगी तो लेदर की सप्लाई भी साथ साथ क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर दो प्रोडक्ट्स की सप्लाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन। ऐसी चीज़ें जो सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से बन के निकल रही हैं। भाई अगर दूध की सप्लाई बढ़ेगी तो दही की सप्लाई भी तो बढ़ेगी ना, दूध मिल रहा है तो दही नहीं मिलेगा क्या? ठीक है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन। लेकिन सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है बाय यूजिंग सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमने कहा लेडीज़ हैंडबैग एंड स्कूल बैग, तो अगर स्कूल के एडमिशन्स का टाइम आ जाता है, भाई न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं और उस टाइम पे बड़ी डिमांड होती है स्कूल बैग्स की, तो प्रोड्यूसर को दिख रहा है यार मार्केट में डिमांड फॉर स्कूल बैग्स बड़ी ज़्यादा चल रही है, तो उसको प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा देख रहा है इस टाइम पर? बोल रहा है भाई सीज़न है इस वक्त स्कूल बैग बनाने का, तो वो अपने वो फैक्टर जो लेडीज़ हैंड बैग बनाने में भी लगे हुए थे उनको भी शिफ्ट करेगा स्कूल बैग बनाने में, जिसकी वजह से होगा क्या कि स्कूल बैग की सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन लेडीज़ हैंड बैग की सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। तो अगर एक चीज़ की सप्लाई बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ की सप्लाई कम हो रही है, इट मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। तो ये पहचान है, ठीक है ना। अब मैंने बहुत सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर हम इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने लग जाएंगे तो इसके लिए तो 3-4 महीने हमें रिक्वायर्ड हैं, लेकिन पता नहीं क्यों
मेरे साथ ये जो है ना वो मसला है कि मैं बग़ैर एक्सप्लेनेशन दिए हुए डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पे आना मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जिसको पता ही नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन और सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन क्या है वो क्या एमसीक्यूज़ सॉल्व करेगा। तो ये मेरा जो है ना वो एक प्रॉब्लम है कि मैं एक्सप्लेन किए बगैर रह नहीं पाती। तो मैंने आपको यहाँ पे एक जो एग्ज़ाम्पल दी वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ और फिर हम एमसीक्यूज़ पे आते हैं कि जिस चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, जैसे हमने कहा प्राइस ऑफ स्कूल बैग्स इंक्रीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि डिमांड पीछे मार्केट में बहुत ज़्यादा है स्कूल बैग्स की, तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ दिख रही है? स्कूल बैग्स को सप्लाई करने में। तो जब वो स्कूल बैग्स की सप्लाई बढ़ाएगा, और यहाँ पे आप एक और बात नोट करो, ये सारी छोटी छोटी बातें जो आप लोगों ने नोट करनी है कि मैंने यहाँ पे सप्लाई की टर्म नहीं लिखी, क्वांटिटी सप्लाई की टर्म लिखी है, ताकि ये भी मैं आप लोगों को याद दिला सकूँ कि भाई यहाँ पे जो प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, हमारा असल काम ये नहीं देखना कि प्राइस ऑफ स्कूल बैग की बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई स्कूल बैग की क्या हो रही है। ये तो पहला फैक्टर था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हमें यहाँ पे इस हेडिंग के अंदर ये देखना है कि स्कूल बैग की प्राइस बढ़ने की वजह से लेडीज़ हैंड बैग की सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमने कहा लेडीज़ हैंड बैग की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो तो आसान है, जब आपके सामने आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़ाहिर है अगर बैड वेदर कंडीशन होगी तो उसकी वजह से ज़ाहिर है सप्लाई पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। अली हैदर, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन ऐसी चीज़ें हैं जो एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है बाय यूजिंग सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप कह लो एनर्जी सेवर एंड ट्यूब लाइट्स, दो चीज़ें, या आप कह लो क्रिकेट बैट्स एंड हॉकी स्टिक्स। दोनों में कोई डिफरेंट फैक्टर नहीं चाहिए, कोई अलग किस्म की टेक्नोलॉजी, कोई बिल्कुल डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। सेम लेबर, सेम कैपिटल, सेम फैक्टर रिक्वायर्ड है। तो जिसकी प्राइस बढ़ेगी प्रोड्यूसर उसको सप्लाई करने के लिए क्या करेगा? दूसरे की सप्लाई कम कर देगा, कि दूसरे से फैक्टर निकाल कर इस पर लगा देगा जिस पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा। चले जी, आज के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। मुझे याद दिलाइएगा लास्ट क्लास जो हमारी कल हुई थी उसमें हमने कहाँ एंड करा था? ये सब तो कर लिए थे। थर्टी 39 से स्टार्ट करते हैं। 39 से स्टार्ट लेते हैं हम अपना। 39 में कह रहे हैं 39 में कह रहे हैं, अब आपको समझ में आ रही होगी बट डायरेक्ट आती तो नहीं आती समझ में। इफ़ अ प्रोड्यूसर कैन यूज़ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस इधर गुड ए और गुड बी, सेम रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर प्रोड्यूसर गुड ए और गुड बी दोनों बना सकता है, देन ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन। इसमें ध्यान रखिएगा कि हम प्रोडक्शन की सेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे। गुड ए एंड गुड बी आर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, उसने बता दिया। और हुआ क्या है कि गुड ए की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, जिसकी वजह से गुड ए की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। अब गुड ए की प्राइस बढ़ने की वजह से कौन सा कर्व शिफ्ट होगा? ऑप्शंस देखकर बताइएगा। बी, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की बात हो रही है, हम प्रोडक्शन साइड से बात कर रहे हैं, डिमांड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। दो चीज़ें हैं, फॉर्म दो चीज़ें बना रही है, ठीक है ना। एक की डिमांड बढ़ गई जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ गई। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? वो गुड ए को बनाना ज़्यादा। जब वो गुड ए को ज़्यादा बनाना चाहेगा तो वो कैसे बनाएगा ज़्यादा? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो वो क्या करेगा? गुड बी से फैक्टर निकाल के गुड ए पे लगा देगा, जिसकी वजह से गुड बी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब भी सप्लाई कम होती है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ग्राफ बना के देख लेते हैं। देखें भाई, यहाँ पे हमने लिया हुआ है प्राइस ऑफ गुड बी, क्योंकि वो शिफ्टिंग की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए इस बात पे, वो मूवमेंट की बात नहीं कर रहा। अगर वो मूवमेंट की बात करता तो वो कहता कि भाई गुड ए की प्राइस बढ़ने की वजह से गुड ए की सप्लाई कम हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई,
और मूवमेंट आएगी उसकी वजह से, वो शिफ्टिंग की बात कर रहा है तो उसका अपना कर्व शिफ्ट नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको ध्यान देना होता है। अब ये गुड बी का सप्लाई कर्व था, एक किसी प्राइस पर, इसकी इस प्राइस पर लेट्स सपोज इतनी सप्लाई हो रही थी, इनिशियल कंडीशन है। अब क्या हुआ, गुड बी की अपनी प्राइस चेंज नहीं हुई, गुड ए की प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को अट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा दिखी और प्रोड्यूसर ने क्या किया, सेम प्राइस पर, इसकी अपनी प्राइस तो चेंज ही नहीं हुई है, पर सेम प्राइस पर इसकी सप्लाई क्या कर दी प्रोड्यूसर ने। क्यों हो रही है इसकी सप्लाई कम, क्योंकि प्रोड्यूसर ने यहाँ से फैक्टर्स निकाल कर गुड ए पे लगा दिए हैं। कहाँ शिफ्ट हुआ है आपका सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड। ठीक है। 41, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। ये तो बड़ा आसान है, अगर रेस्टोरेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, बिल्कुल है, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। अच्छा जी, 42, एन इन सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट विल शिफ्ट। आसान है, से बिल्कुल एमसीक्यू है। प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से कौन सा कर्व शिफ्ट होगा, जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से बायर पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा है ना डायरेक्टली, डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आ रहा है, सप्लायर पे आ रहा है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। 43, during the year a flood destroys significant portion of agricultural land used to produce rice. What would be the short run effect on supply diagram for rice? तो जाहिर है भाई फ्लड की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रॉय हो गई है जिसपे आप राइस प्रोड्यूस किया करते थे, अब राइस की सप्लाई कम होगी और ये अदर फैक्टर है, तो मूवमेंट तो नहीं होगी, शिफ्टिंग होगी, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। 44, a movement along a supply curve is caused by, सप्लाई कर्व पर मूवमेंट सिर्फ एक फैक्टर की वजह से होगी, किस फैक्टर की वजह से, उसकी अपनी प्राइस चेंज होने की वजह से। A supply schedule shows the relationship between the quantity supply of a commodity over a given time and again the price of a commodity। ठीक है। 46, ये भी आसान सा है, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के बता दो। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया है ऑटोमोबाइल्स की, तो इसकी वजह से किस पे इफेक्ट आएगा, हमेशा डायरेक्ट इफेक्ट सोचिएगा, लंबी कहानी मत सोचिएगा कि बाद में इस पे भी तो आएगा, नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट सोचें। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट डायरेक्ट सप्लाई पे इफेक्ट डालेगी या डिमांड पे, सप्लाई पे डालती है, तो सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमेशा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट सप्लाई को बढ़ाती है, सप्लाई बढ़ेगी, नॉट द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल, क्योंकि ये तो बात की बात है अगर कोई फैक्टर हुआ और डिमांड बढ़ी तो, ठीक है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व फॉर गुड एक्स लेफ्टवर्ड। कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अली हैदर, सप्लाई की बात होगी ना, क्वांटिटी सप्लाई की बात तो जब होती है जब अपनी प्राइस चेंज हो रही हो, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एक अदर फैक्टर है। ओके ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शिफ्ट द सप्लाई कर्व, अगेन डज नॉट शिफ्ट द सप्लाई कर्व यानी मूवमेंट फैक्टर पूछ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलें, इफ सप्लाई ऑफ एक्स डिक्रीज एंड सप्लाई ऑफ वाई इंक्रीज देन बोथ आर सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। A decrease in the quantity supply is represented by टर्म क्या यूज हुई है, क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई की रीज़न क्या होगी, प्राइस चेंज हुई होगी, और प्राइस चेंज होने की वजह से मूवमेंट होती है। अब अगर लेट्स सपोज आप यहाँ कहीं हैं और आप कह रहे हैं कि भाई क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, मूवमेंट डाउन मूवमेंट हो रही है आपकी, और इसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कर्व, ये कॉन्ट्रैक्शन है।
यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अगेन 51 आसान है, इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी, लाफ्टर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई की सेपरेट डिस्कशन थी वो एंड हो जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद जो 52 से MCQ स्टार्ट हो रहा है वो इक्विलिब्रियम का है, यानी अब डिमांड और सप्लाई को हम कंबाइन करके मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो इस वक्त आपके सामने बना हुआ है, इसी को हम बहुत डिटेल में बात कर लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कौन सी प्राइस है जिस पे आपको दिख रहा है डिमांड और सप्लाई बराबर हो रही है? 20 वो प्राइस है जिस पे आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 20 प्राइस पर बायर और सप्लायर दोनों 600 यूनिट की डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन जिसमें डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम पर आ गई है, एक ऐसा फेवरेबल पॉइंट जहां से कहीं और जाना आपके लिए फेवरेबल ना रहे, बेस्ट पॉइंट है आपके लिए। तो एट प्राइस ऑफ 20 द मार्केट वुड बी इन इक्विलिब्रियम, करेक्ट। बट आप देख लें कि क्या कहीं कोई बाकी ऑप्शन भी तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन गिवन हो तो सारे ऑप्शंस को एक दफ़ा एनालाइज कर लीजिएगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? 600 यूनिट्स वुड बी बॉट एंड सोल्ड, ऐसा ही है ना। सी क्या कह रहा है? देयर वुड बी नो प्रेशर फॉर प्राइस टू चेंज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम पर होते हो तो प्राइस न्यूट्रल होती है, ना प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर आता है ना डाउनवर्ड, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। अच्छा, मैं इसी ग्राफ से आपसे कुछ बातें पूछ लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताएं जब प्राइस 10 है तो मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है? एट प्राइस ऑफ 10 क्या हो रहा है मार्केट में? डिमांड एक्सीड सप्लाई। आपने कैसे देखा? बहुत सिंपल तरीका है, आपने ये प्राइस लाइन आप देख रहे हैं, ये प्राइस लाइन 10 की प्राइस लाइन जहाँ डिमांड को इंटरसेक्ट कर रही है वो आपको डिमांड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। डिमांड है 800 यूनिट्स की, जबकि इस ही प्राइस पर सप्लाई कितनी है? 200 यूनिट्स की। तो क्या क्रिएट हो रहा है? जब हम कहते हैं कि हर वक्त तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकती, कभी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, कभी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई से तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्टेज या फिर एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज या फिर एक्सेस डिमांड। और यहाँ पे कितने यूनिट्स की एक्सेस डिमांड हो रही है? आपकी 600 यूनिट्स की। इसी तरीके से जब आपकी प्राइस 25 है तो 25 पे क्या हो रहा है कि जो बायर है डिमांड है कर रहा है ना, ये बायर 500 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, जबकि जो सेलर है इसी प्राइस पर वो 800 यूनिट की सप्लाई कर रहा है। तो ये जो गैप आपके पास आ रहा है ये शो कर रहा है कि सरप्लस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कितने का? 300 यूनिट्स का। तो आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने एक बात यहाँ पे नोट करी, हमने दो सिचुएशन पढ़ी, एक मार्केट इक्विलिब्रियम की, दूसरी मार्केट, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं जब डिमांड सप्लाई बराबर ना हो? मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। मार्केट यानी इक्विलिब्रियम पर नहीं है, और जब मार्केट इक्विलिब्रियम पर नहीं होती तो यहाँ पे दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं, या तो शॉर्टेज होगी या फिर क्या होगा? आपका सरप्लस होगा, जिसको एक्सेस सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया 52 और 53। कह रहे हैं इफ गवर्नमेंट सेट द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। सम टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट के वो देखती है कि भाई जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो गवर्नमेंट एक रेगुलेटेड प्राइस यूज़ करती है। अगर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी है और वो इक्विलिब्रियम से बिलो है, गवर्नमेंट कह रही है ज़्यादा से ज़्यादा बस आप इतनी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, तो अगर इक्विलिब्रियम से बिलो प्राइस होगी इसका मतलब ये कि लो है ना प्राइस, और लो प्राइस पर क्या होगा? बायर ज़्यादा डिमांड कर रहा होगा, सेलर कम सप्लाई कर रहा होगा, तो क्या होगा? मार्केट में शॉर्टेज होगी, एक्सेस डिमांड होगी। आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, जब आप इक्विलिब्रियम से बिलो होंगे
तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है? शॉर्टेज की। तो बिलो इक्विलिब्रियम क्योंकि प्राइसेस कम होती हैं, इस वजह से बायर ज़्यादा डिमांड करना चाह रहा होता है, जबकि सेलर कम सप्लाई करता है, उसको प्रॉफिट कम दिख रहा होता है। तो बिलो इक्विलिब्रियम हमेशा शॉर्टेज की सिचुएशन होती है, एक्सेस डिमांड की। जबकि अगर प्राइसेस अबव इक्विलिब्रियम सेट कर दी जाएंगी तो इतनी हाई प्राइस पे सेलर तो चाहेगा ज़्यादा सप्लाई करना, लेकिन बायर कम डिमांड करेगा, तो क्या क्रिएट हो जाएगा? सरप्लस। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये भी जहन में रखिएगा। 54 आसान सी बात कर रहे हैं। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली वन प्राइस प्रिवेल्स, ट्रू। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, ट्रू। द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व, ट्रू। ऑल ऑफ द अबव। कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, यानी ऐसी मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस से चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपकी मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है तो देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर एक्सेस डिमांड, यानी जब आप देखते हो कि हमारी मार्केट में शॉर्टेज हो गई है किसी चीज़ की, तो प्राइसेस क्या होने लग जाती हैं? बढ़ने लग जाती हैं। तो प्राइस टू राइज ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 56 से आप जो 56 MCQ है वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, क्योंकि 56 के अंदर जब उन्होंने बेसिकली जो आपने सिलेबस में बात लिखी ना, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये देखने को बड़ा सिंपल सी बात लगती है, लेकिन इसमें से वो क्या क्या आपसे टेस्ट कर सकते हैं एरिया, ये उसने आपको नहीं बताया, सब कैटेगरी नहीं बता रहे। वो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में जाहिर सी बात है कि वो लॉ तो नहीं पूछेगा आपसे खाली, ठीक है ना, तो उसमें ये पूरी बात सारी बातें ही आ जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक शिफ्टिंग केस आपके सामने ऐड करा है ताकि आप इन केसेस को भी थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस में रख सको। देखो वो कह रहे हैं कि अगर बटर की प्राइस बढ़ जाती है तो इसका इफ़ेक्ट मार्जरीन की मार्केट पे क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई एग्जांपल आती है तो अगर वो आपको नहीं भी लिख कर दे रहा तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बटर और मार्जरीन कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकते, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना, हम एक साथ तो कंज्यूम नहीं करते ना, या तो हम बटर कंज्यूम करेंगे या मार्जरीन कंज्यूम करेंगे, दे आर सब्सिट्यूट। कंजम्पशन की बात हो रही है, कंजम्पशन के अंदर दे आर सब्सिट्यूट। हम डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते, मैं समझाती हूँ इन MCQs को आपने कैसे करना है। अब बटर की प्राइस बढ़ गई है, बटर एक्सपेंसिव हो गया, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, जिसकी प्राइस बढ़ती है वो उससे दूसरे पे क्या कर जाता है? शिफ्ट कर जाता है। तो बेसिकली पहली बात जो आपने आइडेंटिफाई करनी है वो ये करनी है कि डिमांड कर्व पे इफेक्ट आ रहा है या सप्लाई कर्व पे। तो हमने देखा कि मार्जरीन की मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा कि डिमांड फॉर मार्जरीन जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, और जब मार्जरीन की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो मार्जरीन का डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड। अब शिफ्टिंग क्यों आ रही है? क्योंकि मार्जरीन की प्राइस तो चेंज नहीं हुई ना, उसके सब्सिट्यूट की प्राइस चेंज हो गई है, इस वजह से शिफ्टिंग फैक्टर है। तो मार्जरीन का डिमांड कर्व जो है ना वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, ये आप ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ऑप्शन है प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आना है, और ये आप जब बता सकते हैं जब आप बाकायदा इक्विलिब्रियम ड्रॉ करें। मैं केस बना रही हूँ इसका, ठीक है, और इसको हम दो तरीके से देख लेंगे, अगर ग्राफिकली भी और विदाउट ग्राफ बनाए हुए अगर आप इफेक्ट निकालना चाहते हैं तो। ये हम मार्केट हमने बनाई है मार्जरीन की, हम बटर की बात नहीं कर रहे हैं, बटर की सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि बटर की प्राइस बढ़ गई है। हमेशा चेंज दिखाने के लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ता है कि इनिशियल सिचुएशन दिखानी पड़ती है। तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ये इनिशियल प्राइस है और ये इनिशियल क्वांटिटी है। अब क्या हुआ है कि मार्जरीन की प्राइस तो चेंज नहीं हुई लेकिन बटर की प्राइस बढ़ गई है, जिसकी वजह से सेम प्राइस पर लोगों ने मार्जरीन की डिमांड क्या कर दी है? बढ़ा दी है। क्योंकि ये पॉइंट इस D1 पर नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक न्यू डिमांड कर्व बनेगा, तो मार्जिन की डिमांड बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे आप जिस पॉइंट पे आए हो आप इस वक्त सिर्फ डिमांड कर्व पर हो,
ये सप्लाई कर्व नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं हो रही है, इट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता, ये डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये पॉइंट आपको शो कर रहा है कि क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई है तो एक शॉर्टेज की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो गई है। जब भी शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट होती है तो प्राइसेस क्या होने लग जाती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती है। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई एक्सेस डिमांड की वजह से। और जब प्राइस बढ़ना शुरू होती है तो बायर क्या करता है, थोड़ी अपनी डिमांड कम करता है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। और लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लायर थोड़ा इंकरेज होता है, सप्लाई बढ़ाता है। तो बेसिकली मैं मूवमेंट पे नहीं जाऊंगी वरना वो तुम लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देगी। तुम लोगों को पता है कि प्राइस बढ़ेगी और हमें ऊपर की तरफ ही एक न्यू इक्विलिब्रियम दिख रहा है जहाँ न्यू डिमांड कर्व और ओल्ड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर चीज़ों को सिंपल रखें तो हमें पता है कि हम फाइनल कहाँ पहुँचेंगे, इस पॉइंट पर जहाँ ओल्ड सप्लाई कर्व न्यू डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो फाइनल इक्विलिब्रियम आया है इसको आप इनिशियल इक्विलिब्रियम से कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम के मुकाबले में आपकी प्राइस और क्वांटिटी दोनों क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो बटर की प्राइस बढ़ने की वजह से मार्जरीन की मार्केट पे क्या इफेक्ट आया कि मार्जरीन की प्राइस और मार्जरीन की क्वांटिटी दोनों क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। तो जब भी इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे आप समझ लीजिएगा कि आपको शिफ्टिंग करनी है, ठीक है ना, आपको शिफ्ट करके देखना है। तो क्विकली होगा ये। जैसे कि मैं आपको एक केस देती हूँ, अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो मैं आपको एक केस देती हूँ कि लेट्स सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि भाई वेजेस इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से फर्म की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है। अब आप बताएं कि इससे हमें ये तो पता है कि सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कम कर देता है ना। तो भाई वेजेस बढ़ने से कॉस्ट बढ़ी है ना, उसको ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी अब लेबर को, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो सप्लाई कम कर देगा, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब आप मुझे इसका एंड रिजल्ट निकाल के बताओ कि जब सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। वेरी गुड। तो आपने बहुत क्विकली काम करना है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ग्रिप आ जाएगी इसमें। आपने बोला कि ये इनिशियल है, सप्लाई का जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम आया उसमें हमें प्राइस इंक्रीज होती हुई दिख रही है जबकि क्वांटिटी डिक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो शिफ्टिंग केसेस इस तरीके से आपने करके जो है ना वो एंड रिजल्ट पे पहुंचना है। डन, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं मेरे, क्लियर है यहाँ तक सबको। अच्छा जी, 57 आसान है। अ सरप्लस इन गुड्स मार्केट विल डिक्रीज प्राइस। जब भी मार्केट में सरप्लस होगा तो प्राइसेस क्या होने लग जाएंगी, डिक्रीज होने लग जाएंगी। लेबर प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से किस पे इफेक्ट आएगा, सप्लाई पे इफेक्ट आएगा। लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, आपका सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका। गुड्स विच डिमांड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, वो कौन से गुड्स हैं जिनकी प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम नहीं होती बल्कि डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मैंने पढ़वाया था, गिफिन गुड, वेरी गुड। गिफिन गुड मैंने आपको एक सिनेरियो करवाया था कि इट इज़ एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जिसमें आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप नहीं बनता बल्कि अपवर्ड स्लोप हो जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, इसको लाजमी जहन में रखिएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है आपके पास। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन। इसके बाद हम अपने थर्ड टॉपिक पे आएंगे।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व फ्रॉम गिवन ग्राफ इज, आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है और आपने इस ग्राफ को देखकर बताना है, जो गिवन ऑप्शंस हैं उनको देखते हुए, कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या दिख रही है आपको। तो आप कॉन्ट्रैक्शन की टर्म के बारे में सोचिएगा कि ये टर्म कब यूज़ होती है। कॉन्ट्रैक्शन टर्म हमेशा जब यूज़ होगी जब हम सप्लाई कर्व पर मूवमेंट कर रहे होंगे, और मूवमेंट हमेशा प्राइस की वजह से होती है। तो अब आपको एक मूवमेंट ए टू बी दिख रही है, एक मूवमेंट बी टू ए दिख रही है। ऑब्वियसली ए टू बी जब जा रहे होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, ये एक्सटेंशन होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन आपको बी टू ए दिखेगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है। तो चैप्टर टू तो क्या, जो कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें से टेस्ट हो सकते हैं वो सारे आप लोगों को उसके एमसीक्यूज रिलेटेड करवा दूँ, ठीक है ना। चलें जी, जो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बेसिक, हमने कॉन्सेप्ट अपने इकोनॉमिक्स के समझे और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करे। दूसरा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। याद रखिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स आपके कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, स्पेशली जब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर पे आएंगे जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, वो सबसे टफ है। और उसमें मेरा इम्तिहान है कि मैं कैसे इस गिवन टाइम के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके एमसीक्यूज करवा सकूं, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है, पहले 5 मिनट इसकी कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे लगाते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज पे आते हैं। देखिए भाई, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी आपकी मेजर करती है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी अभी तक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अंदर हमने जस्ट समझा था रिलेशन कि भाई जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है। हमने ये नहीं समझा था कि 2% प्राइस बढ़ने से डिमांड पे कितना परसेंट इफेक्ट आएगा। हमने उसकी क्वांटिफिकेशन नहीं करी थी, ठीक है ना। ये क्वांटिफिकेशन हम इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में मेजर करेंगे कि अगर हमारी डिमांड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंज होती है तो हमारी डिमांड उसको कितना रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर जाती है जबकि कुछ चीज़ों की डिमांड प्राइस को इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। लेट्स सपोज कि अगर कि इलेक्ट्रिक मुसलसल ये अपने रेट बढ़ा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी मुसलसल एक्सपेंसिव होती जा रही है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या उसका यूसेज आपने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है? पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा कम करना पॉसिबल ही नहीं होता, इस वजह से उसकी डिमांड में कम चेंज आता है प्राइस की वजह से, और कुछ चीज़ों में ज़्यादा चेंज आता है। तो यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस डिफरेंट होती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। यही रिस्पॉन्सिवनेस हम इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्पेसिफिकली अगर मैं इसको बोलूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, इसको हम फॉर्मूले से दिखाते हैं। PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये मेजर होता है थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको मेजर करने के लिए हम
कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास 3 मेथड्स आ जाते हैं। नंबर 1 परसेंटेज मेथड, अब अगेन क्योंकि सिलेबस बहुत ही उसने सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट के नाम लिख कर दिए हैं, हमें नहीं पता वो उसमें कितना इन डेप्थ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि जितने हम डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट समझ सकें उतना बेहतर है, ताकि कोई एरिया रह ना जाए। ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं अपनी प्राइस 2% से बढ़ाता हूँ तो मेरी सेल पे क्या फ़र्क आएगा, मेरी सेल कितनी कम हो जाएगी। ज़्यादा कम होगी तो मेरा रेवेन्यू गिर जाएगा, अगर मेरी सेल पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता तो मेरा ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसकी मेजरमेंट इन 3 मेथड्स के थ्रू करते हैं। जो पहला मेथड है परसेंटेज मेथड, सबसे पहले उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाई हम कभी भी परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है? आप में से कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा, परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? बिल्कुल ठीक है, यानी हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं और डिवाइड भी इनिशियल वैल्यू से कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला मैं ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया है मैंने, तो परसेंटेज मेथड के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई 2 फार्मूले आ जाते हैं। एक आता है पॉइंट फार्मूला और दूसरा आ जाता है, इसके मैं दोनों नाम लिख देती हूँ ताकि पेपर में इन दोनों में से अगर किसी का भी एक आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो। एक फार्मूला कहता है पॉइंट फार्मूला, दूसरा है आर्क या मिड पॉइंट फार्मूला। पॉइंट फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आज तक आप जो है वो परसेंटेज फाइंड करते आए हैं, पॉइंट फार्मूला बिल्कुल वही है। यानी अगर हम पॉइंट फार्मूले से इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे? क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100। यही फार्मूला देखा होगा आपने आज तक परसेंटेज का, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट फार्मूले के अंदर एक प्रॉब्लम है, और वो ये प्रॉब्लम है कि पॉइंट फार्मूला हम सिर्फ और सिर्फ जब रिलायबल होता है जब प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा हो वो बहुत स्मॉल चेंज हो। जब प्राइस और क्वांटिटी में बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा हो तो हम पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। स्मॉल चेंज से मेरा क्या मतलब है? अगर प्राइस में बिल्कुल पॉइंट में चेंज आ रहा है, पहले प्राइस 10 थी अब प्राइस 9.5 हो गई है, पॉइंट में चेंज आया। क्वांटिटी में तो पॉइंट में चेंज नहीं आ सकता, क्वांटिटी तो ज़्यादा कम से कम 1 से चेंज होगी। तो फॉर दैट स्मॉल चेंज आप पॉइंट फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। पर अगर इससे लार्ज चेंज है तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? आर्क या मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मैं इसकी रीजनिंग पे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं जा सकती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सिर्फ इतनी बात आप लोगों को बता दूं कि पॉइंट मेथड लार्ज चेंजेस पर इस वजह से अप्लाई नहीं होता क्योंकि उसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की वजह से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए फॉर लार्ज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी आप मिड पॉइंट मेथड या आर्क मेथड यूज़ करते हैं, जिसके फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ चेंज हो जाती है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें आप इनिशियल वैल्यू नहीं रखते बल्कि एवरेज ले लेते हैं। इससे आप किस डायरेक्शन चेंज कर दें आंसर नहीं चेंज होगा। अगर कोई इसकी डिटेल मुझसे बोलेगा तो मेरे पास इसकी अपने चैनल पर वीडियो रखी हुई है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ठीक है ना। अभी इसकी डिटेल में नहीं जाया जा सकता। तो ये 2 फार्मूले हैं, आपने न्यूमेरिकल देखना है
अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आया तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे देख करके भाई आया इस न्यूमेरिकल में पॉइंट फार्मूला अप्लाई होगा या मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है जी। अब जो सेकंड मेथड है, ये पहला मेथड है जिसके थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर होती है, ठीक है। मैं पहले मेथड लिख दूं, फिर उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे और फिर हम देखेंगे जो आंसर आएगा वो आंसर हमें बता क्या रहा होगा, ठीक है ना। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड कहलाता है आपका टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों एक ही बात है, वो टोटल रेवेन्यू बोले या टोटल एक्सपेंडिचर बोले, क्योंकि व्हाट इज स्पेंड बाय बायर इज रिसीव्ड बाय सेलर, ठीक है ना। तो इसलिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है वो सेम ही होते हैं। क्लियर है जी। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा बहुत जिनको आइडिया है, मुझे ये बताएं कि अगर डिमांड जो है वो बहुत सेंसिटिव है टू प्राइस चेंज, क्योंकि इलास्टिसिटी यही तो मेजर कर रही है, इफ़ डिमांड इज सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? अगर किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत सेंसिटिव है, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, इलास्टिक डिमांड, हम उसको कहते हैं भाई डिमांड इलास्टिक है। और अगर आपकी डिमांड इनसेंसिटिव है टू प्राइस चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं हो रही, तो हम उसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड है। ऐसा ही है। अब सुनिएगा मेरी बात, आप एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसकी डिमांड इलास्टिक है और आप प्लान कर रहे हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ कर दूं, तो आपकी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? इलास्टिक डिमांड की बात कर रही हूँ। अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर इलास्टिक है, यानी आपको पता है कि भाई जब मैं अपनी प्राइस चेंज करता हूँ तो मेरी डिमांड पे बहुत इफ़ेक्ट आता है, ठीक है ना। हाईली इलास्टिक भी वही बात है, हाईली इलास्टिक बोले या इलास्टिक बोले, परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोल रही मैं इस वक्त, ठीक है ना। हाईली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में डिफरेंस है। तो अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगी तो मेरी डिमांड में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा मुझे सोच के बताएं कि अगर प्राइस बढ़ाने से, अगर मैंने 2% प्राइस बढ़ाई और मेरी डिमांड 5% से कम हो गई, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। प्राइस बढ़ना रेवेन्यू को बढ़ाता है, डिमांड कम होना, सेल कम होना रेवेन्यू को क्या करता है? किसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है? डिमांड के कम होने का। तो रेवेन्यू पे भी क्या इफेक्ट आएगा? तो फॉर इलास्टिक डिमांड, अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर इलास्टिक है, तो जो जो प्रोडक्ट्स इलास्टिक नेचर की होती हैं उस पर आपको दिखता है कि प्रोड्यूसर क्या लगाता है? सेल। क्योंकि प्राइस कम होने से उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि प्राइस कम होने का इफ़ेक्ट जो है वो क्या हो जाता है? उससे कवर हो जाता है डिमांड बढ़ने की वजह से, और उसका ओवरऑल रेवेन्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, प्राइस बढ़ाना रेवेन्यू को क्या करता है? बढ़ाता है। जबकि आप वो देखें कि वो सारी प्रोडक्ट्स जिनकी नेचर इन इलास्टिक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल ले ली, ठीक है ना, उनका प्रोड्यूसर कभी भी प्राइस कम नहीं करेगा, कभी भी नहीं देखेगा कि इलेक्ट्रिक ने अपने रेट कम कर दिए। कभी आपको शाज़ और नादिरी पेट्रोल सस्ता होता हुआ दिखता है, ठीक है ना, 20 रुपये महंगा 5 रुपये सस्ता, यही दिखेगा आपको ट्रेंड। तो इन इलास्टिक डिमांड जिन चीज़ों की होती है उनका प्रोड्यूसर क्या करता है? हमेशा प्राइस बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी प्राइस बढ़ाना मेरी डिमांड को बहुत ही स्लाइटली कम करेगा, तो ओवरऑल मुझे फ़ायदा होगा, ओवरऑल मुझे फ़ायदा होगा। और अगर मैंने प्राइस कम करी, अगर मैंने प्राइस कम करी तो उससे मेरी डिमांड बढ़ेगी तो, लेकिन बहुत ही स्लाइटली बढ़ेगी, तो ओवरऑल मुझे नुकसान होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ समझाने वाली बात ये है कि अगर प्रोडक्ट की नेचर इलास्टिक है
यानी डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है प्राइस चेंज को, तो प्राइस कम करना रेवेन्यू को बढ़ाएगा। और अगर प्रोडक्ट की नेचर इनइलास्टिक है तो प्राइस कम करना रेवेन्यू को बढ़ाएगा आपके। हाँ हैदर, मैंने समराइज कर दिया। इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आप इसकी समरी इसको ऐसे ले लें। अगेन मैं फिर भी बहुत एक्सप्लेनेशन पे जा रही हूँ। जबकि इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन सेम डायरेक्शन। अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर इनइलास्टिक है जो आप आइडेंटिफाई करोगे, तो आपके लिए प्राइस बढ़ाना प्रॉफिटेबल है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? P/Q ना। तो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, तो रेवेन्यू क्या होगा? आपने मैग्नीट्यूड देखना है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो रेवेन्यू ने कम हो जाना है। चलिए जी, MCQs पे आते हैं। मैं थोड़ा सा एक दो आपको न्यूमेरिकल ज़रा करवाती हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हों। हाँ जी, तो सबसे पहला जो MCQ आपको दिख रहा है उसमें हम कह रहे हैं कि द मेजरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड। किस में हम मेजर करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम मेजर कर रहे होते हैं डिमांड की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, कि प्राइस चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगी। अच्छा जी, सेकंड, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़, अगेन डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको मैंने अभी लिखवाया है फॉर्मूला कि ये रेशो है बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाला फैक्टर क्या सिर्फ प्राइस है? क्या सिर्फ प्राइस इफेक्ट करता है? नहीं, हमने कहा हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े। तो जब टाइप्स पे बात आती है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो इसमें हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं। यानी हम सिर्फ प्राइस की रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस नहीं चेक कर रहे होते। ये तो फर्स्ट टाइप में हम मेजर करेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी डिमांड को हमारी इनकम भी इफ़ेक्ट करती है, तो वो हमारी सेकंड टाइप आ जाती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूले में प्राइस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिख दोगे? इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम।
थर्ड टाइप आ जाती है क्रॉस प्राइस। क्रॉस प्राइस समझ में आ रहा होगा कि हम ओन प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट की अपनी प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है और सब्सिट्यूट भी हो सकती है। तो ये तीन टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इन इकोनॉमिक्स। तो यूटिलिटी इलास्टिसिटी ऐसी कोई इलास्टिसिटी नहीं है। 4. Which of the following product is likely to have the lowest price elasticity of demand? Lowest price elasticity of demand का मतलब ये कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत कम होगी, यानी इन इलास्टिक डिमांड होगी। लोएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स जिसकी इन इलास्टिक डिमांड होगी, जिसकी प्राइस चेंज होने से बायर ज़्यादा डिमांड चेंज नहीं कर सकता। तो ये वही प्रोडक्ट हो सकती है जो कि बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट हो, इसेंशियल प्रोडक्ट हो। तो इसमें जो सबसे इसेंशियल प्रोडक्ट हमें दिख रही है वो सॉल्ट दिख रहा है। तो सॉल्ट की सबसे इन इलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है, कि बायर ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब 5 पे आपका एक न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है ना। अगर आप इस वक्त क्लास में क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसको एज आप होमवर्क भी ले सकते हैं। आपको सिंपल डाटा दिया जा रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम 35 to 40, लार्ज चेंज और स्मॉल चेंज। प्राइस में जब डेसिमल में चेंज आएगा ना पॉइंट में, तो वो स्मॉल चेंज होता है, ये लार्ज चेंज है 35 to 40। और इसकी वजह से डिमांड कम हो रही है फ्रॉम 1400 to 1200 यूनिट्स। तो अगर तो जो कि देना चाहिए, अगर प्रॉपर आपको पेपर देता है कोई ऐसे ब्लैंक जिस पे आप रफ वर्क कर सकते हैं, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल की केस में डाटा बना लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि P1 P2 क्या है, Q1 Q2 क्या है, ठीक है ना। प्राइस पहले 35 थी, अब 40 हो रही है। डिमांड पहले 1400 थी, अब 1200 हो रही है। ये डाटा आ गया आपके पास। फॉर्मूला आपको पता है, आपने जस्ट फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने पॉइंट मेथड तो नहीं अप्लाई करा? कौन सा मेथड अप्लाई होगा? आर्क अप्लाई होगा ना। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा आई थिंक 1.15। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले मैंने आप लोगों के पास आप लोगों को लिखवाए हुए हैं। अच्छा, अब ये 1.15 बता क्या रहा है? मैं कह रही हूँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आ रही है 1.15। ये क्या बता रही है भैया? हमें हैदर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। रीज़न, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है ना। तो हमेशा अगर प्राइस बढ़ रही होगी तो डिमांड कम आ रही होगी, तो प्राइस का चेंज अगर पॉजिटिव आएगा तो डिमांड का चेंज नेगेटिव आएगा। पर जब हमारे पास पीडी की वैल्यू आती है ना, तो उसमें हम नेगेटिव साइन इग्नोर करके उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी अगर -1.15 जो कि माइनस में ही आएगा आंसर, तो हम उसको एब्सोल्यूट टर्म में लिखेंगे 1.15। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रही हूँ, तो उसको समझिएगा। आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। डिनोमिनेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या एज्यूम करेंगे? 1 है। क्या इंटरप्रिटेशन होगी इसकी? हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि फॉर 1% चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल चेंज बाय 1.5%। यही इंटरप्रिटेशन हुई ना, क्योंकि फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यूमरेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो जो भी आंसर आएगा आप उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है वो आपको 1% प्राइस की चेंज का बता रहा है कि भाई जब भी प्राइस 1% से चेंज होगी तो डिमांड कितने % से चेंज होगी।
अब आप ये बताएं कि इस सिनेरियो में प्राइस 1% से जब चेंज हो रही है तो डिमांड उससे ज़्यादा चेंज हो रही है ना, 1% से ज़्यादा चेंज हो रही है, इसका मतलब है डिमांड सेंसिटिव है टू प्राइस चेंज। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपकी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड है क्योंकि प्राइस से ज़्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है। पर अगर पीईटी की वैल्यू आ जाती है 0.5, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, फॉर 1% चेंज इन प्राइस, for 1% change in price, quantity demand will change by 0.5%. तो क्या डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है प्राइस को या कम रिस्पॉन्ड कर रही है, कम रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक डिमांड। व्हाट इफ पीईडी की वैल्यू 1 आ जाती है, पीईडी की वैल्यू अगर 1 आ गई, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो हम कह रहे हैं फॉर 1% चेंज इन प्राइस क्वांटिटेटिव डिमांड विल ऑल्सो चेंज बाय 1%। तो आंसर जब 1 आता है तो हम कहते हैं भाई ये भी एक टाइप है जिसका नाम क्या है, यूनिट इलास्टिक डिमांड या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, के दोनों का जो चेंज है वो क्या है, बराबर है। नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं बोलते, बेसिकली ये भी एक डिग्री है, यूनिट इलास्टिक डिमांड या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मैं सबकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको ये बात पता हो कि आंसर की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। ये सारी डिग्रीज हैं कि डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी। व्हाट इफ पीडी की वैल्यू 0 आ जाए, पीडी की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, प्राइस के चेंज होने से डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, ये कहलाती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट हो गई है प्राइस चेंज से। एक और लास्ट टाइप, ये सारी डिग्रीज हैं भाई डिमांड की, 5 डिग्रीज हैं, इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और लास्ट केस अगर पीडी की वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। यानी इलास्टिक में हमने कहा कि बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट रिस्पॉन्ड है, तो ये कहलाता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये 5 डिग्रीज हैं। ठीक है जी, चलें। सिक्स अगेन सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें वीट दिख रही है, फूड आइटम, तो यहाँ पे वीट की सबसे इन इलास्टिक डिमांड होगी। तो जो सबसे इसेंशियल चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती प्राइस को, तो आपने ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढनी है। सेवन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन, तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी प्रोडक्ट की बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक फैक्टर तो क्या है कि कितने सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं जो एक ही चीज़ को सप्लाई कर रही हैं, तो जो फर्म है वो अपनी ज़्यादा प्राइस चेंज नहीं कर सकती, उनको पता है कंज्यूमर क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, तो ज़रा से प्राइस चेंज से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा करेगी। अब इसमें एक फैक्टर डिस्कस किया गया है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट पर हमारी इनकम का बहुत लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है तो उसकी ज़रा सा प्राइस चेंज हमें इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा हमारे ऊपर और हम उसकी डिमांड को चेंज करेंगे।
पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपकी इनकम का बहुत ही नॉमिनल पोर्शन स्पेंड हो रहा है, बहुत स्मॉल पोर्शन, जैसे कि भाई न्यूज़पेपर लेते हो डेली, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है कि आपकी इनकम का एक लार्ज प्रोपोर्शन न्यूज़पेपर पे चला जाता है, डेली तो अब लिया भी नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत सस्ती होती हैं, जिन पे आपकी इनकम का बहुत नॉमिनल पोर्शन जाता है, उनकी प्राइस चेंज होने से डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं क्रिएट होता। तो बेसिकली ये एक फैक्टर है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस फैक्टर की वजह से भी इलास्टिसिटी वेरी करती है। जहाँ तक रहा बी और सी की बात, ये तो टाइप है, बी तो टाइप है, तो प्राइस एक टाइप दूसरे टाइप पर डिपेंड नहीं कर सकती, इलॉजिकल सी बात है। तीसरी कोई टाइप ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 8 सिंपल डेफिनेशन व्हेन डिमांड इज इलास्टिक। अब आज ज़रा तुम लोग इस पे ज़रा बता दो, क्योंकि मैंने काफ़ी बता दिया है। 8 पे ज़रा बताना कि जब डिमांड इलास्टिक होगी तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने रेवेन्यू वाली बात आप लोगों को बताई भी थी। हैदर, ये डिटर्मिनेंट्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटर्मिन करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, आप लोग इसकी दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। हाँ जी, जब डिमांड इलास्टिक होगी तो क्या होगा। इलास्टिक का मतलब क्या है, सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, यही है ना, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर डिमांड इलास्टिक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अ फॉल इन प्राइस इज़ मोर देन ऑफसेट बाय एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर डिमांड इलास्टिक है और आप प्राइस कम कर देते हो, तो ये प्राइस का कम होना, इस इफ़ेक्ट को कौन ऑफसेट कर देगा, डिमांड का बढ़ना। यानी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि प्राइस के कम होने का इफ़ेक्ट ऑफसेट हो जाएगा और ओवरऑल आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी अभी यही बात करी थी हमने कि इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड प्राइस का कम होना आपके रेवेन्यू को बढ़ा देता है, क्योंकि सेल इतनी ज़्यादा बढ़ती है आपकी कि रेवेन्यू कम होने के बजाय इंक्रीज़ हो जाता है। जहाँ तक रहा ऑप्शन बी, जो शाहजेब ने कहा, उमर ने कहा, ऑप्शन बी तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात कह रहा है कि द गुड इज़ प्रोबेबली अ नेसेसिटी सो प्राइस हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। ये तो वैसे भी इन इलास्टिक की नेचर की बात हो रही है। इलास्टिक में तो डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है, कम चेंज नहीं आता, इसलिए ऑप्शन बी नहीं हो सकता। 9 इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ -0.5। अभी मैंने इंटरप्रिटेशन बताई थी, माइनस आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। 0.5 की इंटरप्रिटेशन क्या है, फॉर 1% चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल चेंज बाय 0.5%, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू बी ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई इलास्टिक डिमांड कब होगी, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। हाँ भाई, नेसेसिटी होगा तो डिमांड क्या होगी, सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक होगी ना। सब्स्टिट्यूट्स में इलास्टिक होगी, क्योंकि अगर एक फर्म अपनी प्राइस बढ़ाएगी तो उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से कम होगी फर्म, क्योंकि कंज्यूमर के पास ऑप्शंस है ना, कंज्यूमर स्विच कर जाएगा दूसरे पे। तो इन केस ऑफ मोर सब्स्टिट्यूट्स डिमांड इलास्टिक हो जाती है। 11 द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। कौन सी टाइप है ये, इनकम इलास्टिसिटी। इफ़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर डिमांड का परसेंट चेंज प्राइस के परसेंट चेंज से ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर इज़ मोर देन डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1।
अगेन 13 एज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये तो अभी अभी हमने बात कर ली है। अच्छा, अगर किसी चीज़ की कंजम्पशन को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई चीज़ की प्राइस बढ़ी और आपने बोला यार अभी इतनी ज़रूरी नहीं है, बाद में ख़रीद लेंगे, तो उसका प्राइस चेंज डिमांड को रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। यानी अगर तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्ड ना करने का मतलब ये कि प्राइस बढ़ी और आपने बोला यार क्या करें, ख़रीदनी तो है, यानी आप इंक्रीज़ प्राइस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। पर अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी और आपने बोला कोई बात नहीं बाद में ख़रीदेंगे, तो डिमांड कम करी ना आपने अपनी, रिस्पॉन्ड करा। इट मीन्स डिमांड क्या हो रही है, इलास्टिक हो रही है, वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं थी, आप उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर पा रहे हैं। तो इफ़ द कंजम्पशन फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी पोस्टपोन फॉर द टाइम बीइंग, इट मीन्स द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी relatively elastic. अच्छा जी, a horizontal demand curve may be described as, लास्ट MCQ कर रहे हैं बस, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल किस केस में बनेगा, देखें जी, कुछ केस लिखे हुए हैं। अब ये आज की क्लास में तो कवर नहीं कर पाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जो हमने 5 डिग्रीज पढ़ी हैं उसमें डिमांड कर्व बनता कैसे है। तो अगर डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल हो गया है, इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है, इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट हो गई है, क्योंकि इतना स्मॉल चेंज आ रहा है प्राइस में कि वो चीज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आप क्या कह रहे हो कि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट रिस्पॉन्ड कर रही है फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस। तो वो जो इतना स्मॉल चेंज है वो आप यहाँ पे शो ही नहीं कर सकते, पॉइंट का चेंज आपको कर्व में दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बन रहा है, इसका मतलब है PED क्या है आपकी, इन्फिनिटी। ये इंशाल्लाह डिमांड कर्व के जो डिफरेंट स्लोप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का काफ़ी एरिया हमने खैर आज कवर कर लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी हम जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। डिमांड कम कर रहा है, जो पोस्टपोन वाली आप बात कर रहे हो ना, देखो एक तो ये कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में ना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कोई सिनेरियो नहीं होता, रिलेटिवली इलास्टिक ही होती है। यानी ऐसा तो हो सकता है कि हम ज़रा सी प्राइस चेंज पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, पर वो ज़रा सी प्राइस चेंज पॉइंट में नहीं होती। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि अगर पॉइंट में भी प्राइस चेंज होगी ना तो कंज्यूमर अपनी डिमांड इनफाइनाइट चेंज कर देगा। ये कब होता है, जब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हों वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों। अगर दो चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं और दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो आप ज़रा सी प्राइस चेंज पर डिमांड नहीं छोड़ दोगे। पर रियल वर्ल्ड में हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स की नेचर होती हैं, दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, आप सोप को, आप वाटर कहो कि भाई पानी तो एक जैसा ही है ना, लेकिन एक्वाफीना और नेस्ले ब्रांड चेंज हो गया, ठीक है, उसकी पैकेजिंग चेंज हो गई, ये सारे जो है ना वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंसीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो फर्म्स आर सप्लाइंग इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, द प्रोडक्ट्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो उस सिनेरियो में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो सकती है। ये सिर्फ एक सिनेरियो है जो सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जिस्ट करता है, रियल वर्ल्ड में इसकी कोई एग्जांपल नहीं होती हमारे पास। चलें जी, एंड करते हैं आज की क्लास यहाँ पे। इंशाल्लाह इलास्टिसिटी का मैं अभी आप लोगों से नोट्स शेयर कर देती हूँ।